नमस्कार। एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। एमपीपीएससी अक्सर कुछ अलग करने के लिए जाना जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि एमपीपीएससी कुछ न कुछ नया करता रहता है। एमपीपीएससी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार उसने एमपीपीएससी का सिलेबस में कुछ बदलाव करते हुए एक नया टॉपिक, एक नया पार्ट जोड़ दिया है एथिक्स में। पेपर 4 की जब हम बात करते हैं, जिसमें पार्ट ए के बारे में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है, जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तब उसको वहां पर समझेंगे। आज हम यहां पर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं पार्ट बी के बारे में डिस्कशन करने के लिए। पार्ट बी में उद्यमिता सुनकर ही थोड़ा सा अजीब सा और नया सा फीलिंग आता है कि कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम उद्यमिता के जो पेपर 4 के पार्ट बी के अंतर्गत पूरा सिलेबस है उस पर एक नजर डालेंगे कि साहब इसको हमें किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, हम किस तरीके से कवर अप करेंगे, एग्जामिनेशन में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ताकि जो भी प्रश्न पूछे जाए उनको हम भली भांति तरीके से कर सके। ठीक है, तो चलिए आज जो हमारी पहली क्लास है वो किसकी है, सिलेबस डिस्कशन की। क्योंकि सीढ़ी में चढ़ने से पहले ये पता होनी चाहिए कि साहब सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई होने के बावजूद ही आप अपने कदमों को ऊपर उठाते हैं और धीरे धीरे करके आप अपने लक्ष्य, अपने एम, अपने गोल की ओर बढ़ते जाते हैं। उसी का पहला कह सकते हैं आप, पहला पड़ाव क्या है, सिलेबस को समझना। चलिए माफ करिएगा, यहां पर यह लिखा हुआ है कि पेपर 4 के अंतर्गत जो हमें सेक्शन बी मतलब पार्ट बी के बारे में पढ़ना है वो सारी चीजें हम आज यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि उद्यमिता के अंतर्गत या जो हमारे पूरे यूनिट का या पार्ट का जो नाम है वो नाम क्या है, उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी। ये 4-5 चीजें हमें पढ़नी है। हर यूनिट में वो चीजें आपको लिखी हुई मिलेंगी जो आगे मैं आपको बताने भी वाला हूं। लेकिन हर यूनिट जब आप पढ़ेंगे तो कुछ विशेष बातों को ध्यान ध्यान रखना है, क्योंकि उन्हीं से हो सकता है कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएं। ठीक है, कौन कौन सी बातों को पढ़ते समय ध्यान रखना है, और जब आप मेरी क्लासेस देखेंगे आगे उद्यमिता की तो वो सारी चीजें आपको वहां पर नजर आने वाली हैं, वो सारी चीजें आपको वहां पर मिलने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहां पर कि जब भी आप उद्यमिता के बारे में पढ़ रहे हो, मतलब फर्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ रहे हो, प्रबंधन के बारे में पढ़ रहे हो, व्यक्तित्व के विकास के बारे में पढ़ रहे हो, जब भी ये आप थ्योरी वाला पार्ट पढ़ते हैं, इसमें विशेष रूप से आपको याद रखना है कि जितनी भी परिभाषा आपको लिखना है या परिभाषा के बारे में चीजों को पढ़ना है, उसमें आपको विशेष रूप से एक चीज याद रखनी है। और वो चीज क्या याद रखनी है, वो चीज ये है कि इसमें आपको किसी न किसी विचारक की परिभाषा जरूर याद रख करना है। जैसे प्रश्न को समझ लेते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि उद्यमिता से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो मेरा एक सीधा सा मतलब है कि आप उद्यमिता को एक जर्नलाइज तरीके से पढ़ेंगे। अच्छी चीज है, पढ़ना भी चाहिए। हो सकता है कि आप गूगल से पढ़ लें या दूसरी जगह से किसी भी सोर्स से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास जो आपको लिखना है, क्योंकि अब आपके पास समय के साथ साथ शब्दों की भी पाबंदी लगा दी गई है। और जब शब्दों की पाबंदी लग जाती है तो उसमें विशेष बात यह हो जाती है कि एमपीपीएससी आपसे चाहता है कि आप सबसे बेहतर चीजों को लिखो। और सबसे बेहतर चीज कैसे हो सकती है, यदि आप परिभाषा को लिख रहे हैं, उद्यमिता की परिभाषा को लिख रहे हैं, यदि किसी विचारक ने, किसी थिंकर ने उद्यमिता को परिभाषित किया है और आपने उसे कोट करके यदि उसकी परिभाषा लिखते हैं तो वो ज्यादा अच्छी परिभाषा मानी जाएगी। तो ना केवल उद्यमिता बल्कि प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास या किसी भी टॉपिक में जब आप पेपर 4 का पार्ट बी पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत आप कोई भी टॉपिक कवर अप करेंगे, वहां पर विशेष बात आपको याद रखनी है कि जो भी परिभाषाएं तैयार करनी है, किसी न किसी सोर्स का इस्तेमाल जरूर करना है। या तो वो स्रोत आपका विचारक हो सकता है, पहली बात, या तो वो स्रोत आपका कोई संस्था हो सकता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कई बार कुछ परिभाषाएं संस्थाओं के द्वारा भी दी जाती हैं। जैसे आईएमएफ के द्वारा कई बार कुछ चीजों को परिभाषित किया जाता है, डब्ल्यूटीओ के द्वारा बहुत सारी चीजों को परिभाषित किया जाता है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा बहुत सारी चीजों को परिभाषित किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा बहुत सारी चीजों को परिभाषित किया जाता है। तो जितनी भी चीजें पढ़ना है
आपको याद रखना है, क्योंकि लिमिटेड चीजें आपको अपने हाथ में लेके जाना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो किस विचारक ने किस प्रकार की परिभाषाएं दी हैं, उस चीज को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो पहली चीज तो ये परिभाषा के संदर्भ में ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं तो दूसरी कौन सी चीज आपको याद रखनी है? दूसरी चीज प्रमुख रूप से आपको याद रखनी है, जो इसमें पूछे जाने की ज्यादा संभावनाएं हैं या जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं, आपको अवधारणाएं, ठीक है, आपको अवधारणाएं और सिद्धांत, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चाहे प्रबंधन में जो सिद्धांत आते हैं, जो अवधारणाएं आते हैं, सिलेबस अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उन चीजों को तैयार करना है। मतलब जब आप पढ़ने की तैयारी कर रहे हो, कोई भी अवधारणा मिलती है, किसी बड़े विचारक की अवधारणा मिलती है, किसी के संबंध में अवधारणा मिलती है, उन चीजों को भली भांति तरीके से आपको तैयार करना है। हो सकता है कि 2 नंबर में अवधारणाएं सिद्धांत के बारे में चीजें ना पूछी जाएं, लेकिन 7 और 11 नंबर में जो लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, वहां पर जरूर चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आपको उसके लिए भी क्या तैयार रहना है, ठीक है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो किसी चीज के महत्व को लेकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको परिभाषित कीजिए, डैश डैश शब्द को परिभाषित करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। कुछ इस तरह के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो महत्व को भी लेकर आपको क्या करना है, जितने भी शब्द लिखे हुए हैं पेपर 4 के पार्ट बी में, उद्यमिता वाले में, वो सारी चीजें आपको क्या करना है, तैयार करना है। महत्व के साथ साथ आपसे विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं किसी चीज की। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक शब्द बोला, क्या बोला कि उद्यमिता से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो कुछ इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। मैं जब चीजों को पढ़ाऊंगा, मैं जब चीजों को बताऊंगा, तो वहां पर सारी चीजें ये कवर अप होंगी। इसके अलावा जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, वो किसी भी, जितने भी शब्द लिखे हुए हैं उनमें से किसी की भी प्रकृति के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, नेचर के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके कीवर्ड्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को शुरू करनी है, और सारी चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आपको क्या करना है, कवर अप करना है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहां तक की सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे जो विशेष चीज आपको पढ़नी है वो क्या है, वो है केस स्टडी से संबंधित चीज आपको कवर अप करनी है। किससे संबंधित, केस स्टडी से संबंधित, केस स्टडी से संबंधित चीजों को आपको क्या करना है, कवर अप करना है। तो अभी हम क्या करेंगे कि 4th यूनिट तक की सारी चीजें पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। केस स्टडी के बारे में हम कुछ स्पेशल क्लासेस लेंगे, और उसके 4 से 5 क्लासेस, या हो सकता है ज्यादा, और कोशिश की जाएगी कि कुछ केस स्टडीज आपको भी सॉल्व करने के लिए दी जाए, ठीक है। उद्यमिता से संबंधित जो पहले पेपर पार्ट ए में केस स्टडी होती थी, उससे अलग ये केस स्टडी आएगी आपके, ठीक है। तो जब भी आपका पेपर 4 होगा, उसमें 2 केस स्टडी आने वाली हैं। एक पार्ट ए से आने वाली है 18 नंबर की, और एक पार्ट बी से आने वाली है 18 नंबर की, ठीक है। यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि साहब हमको एमपीपीएससी ने क्या क्या पढ़ने के लिए बोला है कि आपको ये सारी चीजें पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट की बात करने वाले हैं। जितनी भी चीजें मैंने आपको शुरू में बताई हैं, शुरू में समझाई हैं कि हमारा जो कवर अप करने का तरीका रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, वो सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं शुरू में, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे क्या बोला था कि कहीं भी अवधारणा, कहीं भी सिद्धांत, किसी भी यूनिट की बात हो, चाहे वो व्यक्तित्व विकास वाले की भी बात होगी, वहां पर भी कुछ अवधारणाएं, कुछ सिद्धांत आपको पढ़ने होंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यूनिट फर्स्ट की जब बात करते हैं, तो यूनिट फर्स्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। इसमें जो आपकी मेन हेडिंग है वो है उद्यमिता, अवधारणा एवं विकास। उद्यमिता के नाम से ये जो पार्ट बी है ये फेमस हो गया है, लेकिन उद्यमिता के बारे में हमसे पढ़ने के लिए केवल फर्स्ट यूनिट में ही बोला गया है, ठीक है। तो बहुत सारी मोटी मोटी पुस्तकें भी बाजार में मिलने लगी हैं, ठीक है। आप लीजिए, यदि आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, लेकिन कम से कम जो बेसिक नीड्स हैं इस पेपर की, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको पूरा कर लेना है। उसके बाद आपको पढ़ने की स्वतंत्रता दी जा सकती है कि आप दूसरी चीजों को जाकर पढ़ें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या टॉपिक दिया हुआ है, उद्यमिता की अवधारणा और ये महत्व,
मैंने दोनों चीजें आपको कही हैं कि आप किसी भी एक यूनिट, फर्स्ट यूनिट से लेकर फोर्थ यूनिट तक जो आपके कवर अप करने का तरीका होगा, उसमें जो भी शब्द लिखे होंगे उसमें महत्व और अवधारणा को आपको विशेष रूप से पढ़ना है। अवधारणा, यदि किसी विशेष विचारक ने कोई अवधारणा दी है, ठीक है, किसी विशेष विचारक ने यदि कोई अवधारणा दी है तो उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। कई बार आपने देखा होगा जब एथिक्स का पार्ट ए का पेपर होता था या पॉलिटी का पेपर होता था, तो कभी कभी ये नाम देकर आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये भी की गई है कि उन चीजों को कवर अप किया जाए, वो बताया जाए चीजों को। तो अवधारणा के बारे में, महत्व के बारे में भी सारी चीजों को डिस्कशन करेंगे। तो अब इसमें यहां पर केवल ये मतलब नहीं है कि मैं यहां पर यही रुक जाऊंगा कि आपको केवल सबसे पहले अवधारणा और महत्व के बारे में चीजों को बता दूंगा, ठीक है। यहां पर क्या रहेगा कि मैं उद्यमिता की सारी चीजें आपको पहले बताने वाला हूं। जो मेरी पहली क्लास रहेगी वो रहेगी सामान्य परिचय की। किसकी रहेगी? सामान्य परिचय की। सामान्य परिचय के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीजें कवर अप करने वाले हैं? सामान्य परिचय की जब हम बात करते हैं तो सामान्य परिचय के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीजें कवर अप करने वाले हैं? तो इसके अंतर्गत जैसे उद्यमिता क्या होती है वो हम आपको बता देंगे। उद्यमी क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप उद्यमी के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक हो सकता है कि उद्यमिता के बारे में आप ना समझ पाए। पहला उद्देश्य तो ये रहेगा। दूसरा ये है कि केवल प्रश्न आपसे उद्यमिता से नहीं पूछा जाएगा, बल्कि उद्यमी की क्या कौन सी विशेष कहना चाहिए कि कौन से विशेष गुण है, उद्यमी से आप क्या समझते हैं, ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका मतलब केवल ये नहीं है कि यहां पर मैं केवल अवधारणा और महत्व, जो दो कीवर्ड्स दिए हुए हैं, उन्हीं पर बातें करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसा नहीं है। इससे संबंधित जो भी मुख्य मुख्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो जो मुख्य प्रश्न आ सकते हैं, उन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत कवर अप करने वाले हैं। तो पहला बिंदु हमारा जो रहेगा थोड़ा सा बड़ा रहेगा, चीजों को हम विस्तार से समझेंगे क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो इसमें बोला गया है कि उद्यमशीलता के लक्षणों के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। उसके सिद्धांत देखिए यहां पर लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो प्रश्न बनने की संभावना है वो सीधे शब्दों से पूछे जाएंगे आपसे प्रश्न, ऐसा नहीं कि बहुत भटका के पूछे जाएंगे। जैसे उद्यमशीलता से आप क्या समझते हैं, उद्यमशीलता के लक्षणों पर प्रकाश डालिए। कुछ इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सिद्धांत से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उद्यमशीलता से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए या वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है। आगे देखिए, विशेषताएं और नवाचार का महत्व, यहां पर अलग टॉपिक हो जाता है नवाचार। तो अभी ऐसा नहीं है कि यहां पर लिखा हुआ है नवाचार का महत्व तो हम केवल नवाचार को पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। नवाचार क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके गुण क्या हो सकते हैं, नवाचार में कौन कौन सी कमियां हैं, नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी प्रयास कौन कौन से किए गए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों को हम क्या करने वाले हैं, कवर अप करने वाले हैं, देन हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत कवर अप करेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे फिर बोला गया है कि आपको उद्यमशीलता की प्रक्रिया क्या होती है। तो प्रक्रिया में ये भी अपने आप में एक अलग प्रश्न बन रहा है, ठीक है, अपने आप में एक अलग क्वेश्चन बन रहा है। केवल इतना पूछ लेगा कि उद्यमशीलता की प्रक्रिया को सविस्तार समझाइए। दे दिया 11 नंबर के प्रश्न में, अब आप लिखते रहिए। तो यहां आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। मैंने कोशिश करी है कि सबसे पहले इन शब्दों को अच्छे प्रकार से आपको समझाया जाए, इनकी विशेषताओं के बारे में बताया जाए, इनके लक्षणों के बारे में बताया जाए, इनके गुण के बारे में बताया जाए, इनके दोष के बारे में बताया जाए, और उसके बाद जो संभावित प्रश्न बचते हैं उन चीजों को कवर अप करते हुए हम आगे बढ़े। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। सृजनशीलता पूछी जा सकती है। सृजनशीलता अपने आप में प्रश्न बन सकते हैं। सृजनशीलता से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कुछ इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। विचार सृजन से आप क्या समझते हैं, सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे जो अति लघु उत्तरी में पूछे जाने की संभावना है, वो सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि विचार सृजन से आप क्या समझते हैं। अनुवीक्षण व्यवसाय योजना क्या है, क्या समझते हैं। इसमें कुछ सिद्धांतों का, कुछ अवधारणाओं की बात की गई है, उनके बारे में मैंने चर्चा कर ली है। तो ये सारी चीजें यहां पर, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो आ जाता है यहां पर उद्यम। क्या आ जाता है, उद्यम।
नए उद्यम प्रबंधन में मुख्य मुद्दे एवं वैधानिक आवश्यकताओं के बारे में आपको पढ़ना है। महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियां, सीधे इसने दे दिया है। और इस बार का जो आपका मेंस होने वाला है उसमें ये प्रश्न बड़े अच्छे तरीके से पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो अपने आप में ये प्रश्न है, इसलिए आपको आज तो मैं आपको यहाँ पर डी कोड कर दे रहा हूँ सिलेबस, लेकिन सबसे पहली शर्त ये है कि जब भी आप नॉट ओनली एंटरप्रेन्योरशिप, केवल उद्यमिता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास मोबाइल में नहीं होना चाहिए मतलब मोबाइल में रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपके पास प्रिंट आउट भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रिंट आउट में डी कोड करने में बहुत सहायता मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मुख्य मुद्दे, तो आप इस तरह से किनारे लिख सकते हैं कि मुद्दे क्या हैं, वैधानिक आवश्यकताएं क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये जो सिलेबस हमें कवर कब कब करना है, ये 3-4 चीजों के 3-4 तरीके से करना है, तो ये चीज आपको कवर अप करनी है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें बोला गया है कि भारत में उद्यमिता विकास के स्टार्टअप इंडिया, तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से भी होगी, लेकिन जो आवश्यक चीजें हैं, क्या कमियां हैं इसके अंतर्गत, क्या है ये जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर में सीधा पूछे जाने की संभावना है, वो आपको लिख देगा, कमेंट करने के लिए बोल देगा कि स्टार्टअप इंडिया से आप क्या समझते हैं, तो वो कमेंट करने के लिए आपको बोल देगा वहां पर, तो वो चीज कवर अप करना है। मेक इन इंडिया, उसके अलावा फिर भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थान कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में आपसे पढ़ने के लिए बोला जा सकता है। तो एक एक सिलेबस की जो एक एक लाइन है, एक एक शब्द है, हम उनको भली भांति तरीके से पढ़ेंगे, भली भांति तरीके से समझेंगे, और उसके बाद चीजों को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो चीज आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है, यूनिट 2 पढ़ने के लिए बोला गया है। यूनिट 2 में क्या बोला गया है, यूनिट 2 में बोला गया है व्यवसायिक संगठन एवं प्रबंधन के बारे में आपसे पढ़ने के लिए बोला गया है। तो इसमें सबसे पहले हम व्यवसायिक संगठन समझेंगे कि भैया ये क्या होता है, उसके बाद हम प्रबंधन से संबंधित समझ लेंगे कि प्रबंधन क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, अच्छा प्रबंधन कैसे किया जाता है, तो ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत। अब ऐसा नहीं है कि साहब ये प्रबंधन, तो अब यहाँ पर उसने आपके सिलेबस में यदि उसने लिख दिया है व्यवसायिक संगठन, तो आपको पता होना चाहिए कि व्यवसायिक संगठन क्या होता है। यहाँ पर यदि आपके सिलेबस में उसने लिख दिया है प्रबंधन, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रबंधन क्या होता है। ठीक है, प्रबंधन के कौन कौन से गुण होते हैं, अच्छे प्रबंधन में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित होती हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको कवर अप की जाएंगी। अब इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन सी चीजें करनी है। अवधारणा, प्रबंध की अवधारणा क्या कहलाती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। महत्व क्या होता है, उसके बारे में करेंगे। क्षेत्र क्या होता है, उसके बाद बोला गया है कि प्रबंध एवं प्रशासन, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, जो विशेष बातें रहेंगी यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो क्रय और सामग्री प्रबंधन क्या होता है, इनके विशेष गुण कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीजें हम इसके अंतर्गत कवर अप करने वाले हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो प्रबंध प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये अपने आप में एक प्रश्न बनेगा। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि यदि आपने सिलेबस को बड़े ढंग से डिकोड करके सारी चीजें पढ़ी हैं, सारी चीजें समझी हैं, तो उनको आराम से आप कर सकते हैं। संसाधन प्रबंध, प्रबंध के कार्य, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय, निर्णयन, अभिप्रेरणा, नेतृत्व एवं संचार, ये जितने भी शब्द हैं, ऐसा नहीं कि इनको समेट के और हम आगे बढ़ जाएंगे, बल्कि बड़े आराम से, जैसे संगठन के बारे में है, तो हम इस शब्द को इसकी परिभाषा के साथ सॉरी, इसकी परिभाषा के साथ, इसकी परिभाषा के साथ हम इसकी विशेषताओं को कवर अप करेंगे, दूसरी चीजों को कवर अप करेंगे, तो सारी चीजें। इसी प्रकार निर्णयन को उठाएंगे तो निर्णयन क्या होता है, फिर कुछ विचारकों ने यदि निर्णयन को बताया है तो उनके बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको जब भी परिभाषा लिखना है और 2 नंबर के क्वेश्चन में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ऐसे ही शब्दों को उठाकर आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा, और आपने जो समझा है यदि वो लिखेंगे तो हो सकता है कि 2 नंबर में से 1 नंबर आपको मिले। लेकिन यदि आप किसी को कोट कर देते हैं, किसी बड़े थिंकर को कोट कर देते हैं और उसके बाद अपनी बात को लिखते हैं, तो हो सकता है कि उस चीज को और अच्छा रिस्पॉन्स मिले और पूरे 2 नंबर आपको मिल जाए। तो इसके अंतर्गत ये चीजें पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, फिर तीसरे बिंदु की ओर बढ़ेंगे, तो समय प्रबंधन क्या कहलाता है, इसका पूरा डिस्कशन हम करेंगे, समय प्रबंधन के बारे में। ठीक है,
समय प्रबंधन के बारे में सारी चीजें बताएंगे, क्या कहलाता है समय प्रबंधन, संगठन से आप क्या समझते हैं वो बातें बताएंगे। फिर ब्रांडिंग का मतलब क्या है, मार्केटिंग से संबंधित क्या है, नेटवर्किंग से संबंधित क्या है, और कौन से प्रश्न इनसे आ सकते हैं। ठीक है, कौन से प्रश्न प्रश्न इनसे आ सकते हैं, आ सकते हैं, उन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, कवर अप करने की सोचेंगे और कवर अप करेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अब बात करेंगे यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड में क्या बोला गया है, आपसे कहा गया है यूनिट थर्ड में कि प्रशासन और प्रबंधन के बारे में पढ़िए। हालांकि जो पुराने स्टूडेंट होंगे, लोक प्रशासन पहले था, पेपर 2 के पार्ट ए में जब आप जाएंगे वहां पर लोक प्रशासन के बारे में आपको पढ़ना होता था। अभी भी लोक प्रशासन है एथिक्स के पार्ट ए में, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। पिछली बार उन्होंने डिटेल से दे रखा था। ठीक है, तो उससे संबंधित कुछ चीजें यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। जैसे प्रशासन एवं प्रबंधन के बारे में आपसे पूछा गया है, तो जिन लोगों ने पुरानी तैयारी करी होगी, पुराना सिलेबस पढ़ा होगा, वहां पर ये चीजें आपको मिल सकती हैं। उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, तो लोक प्रशासन के प्रबंध के महत्वपूर्ण आयाम और मानव संसाधन प्रबंधन। तो मानव संसाधन प्रबंधन क्या होता है, इससे संबंधित चीजें हम आपको बता देंगे। उसमें से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो बता देंगे। तो वो सारी चीजें हम वहां पर कवर अप करने वाले हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो वित्तीय प्रबंध। भाई किसी भी राष्ट्र कल्याण के लिए, किसी भी संस्था के कल्याण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे, किस प्रकार से कर रहे हैं। तो फाइनेंस मैनेजमेंट यहाँ पर क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इसके अलावा लोक प्रशासन में उनका कार्य क्षेत्र और महत्व क्या है, तो इसको भी बड़े डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं, बड़े अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और चीजों को, सारी चीजों को हम बताने वाले हैं इसके अंतर्गत। फिर आगे बढ़ते हैं तो लोक कार्य क्षेत्र में तनाव प्रबंधन एवं विवाद प्रबंधन की विभिन्न तकनीकें एवं उनका महत्व क्या है, उसके बारे में चीजों को पढ़ेंगे, बताएंगे। बहुलता का प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, किस विचारक ने इसके संबंध में कौन से विचार प्रस्तुत किए हैं। इस तरह के बहुत से प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ मिलने वाले हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा। जन प्रबंधन के अवसर एवं चुनौतियों से संबंधित और आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन के बारे में भी जितना डिटेल से हो सकेगा। अब यहाँ पर इन्होंने केवल आपदा प्रबंधन दे दिया है। अब यहाँ पर आपसे 11 नंबर से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 7 नंबर से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और मे भी हो सकता है कि 2 नंबर से सीधा आपसे पूछ ले कि आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। हमारा कवर अप करने का तरीका भी वही रहेगा कि सारी चीजों को हम अच्छे तरीके से कवर अप करें और चीजों को आगे बढ़ाएं। तो ये चीज यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे होता है समग्र व्यक्तित्व विकास के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, ये थोड़ा सा और नया टॉपिक लग रहा है, लेकिन जितनी भी चीजें होंगी, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इनके उत्तरों में जो चीज आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जितना भी मैंने अभी डिस्कशन किया है, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि व्यवहारिकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है, व्यवहारिकता। अब जैसे सफलता असफलता को आप जितने ढंग से अपने अपने कहना चाहिए कि आप पर जो बीती है, बोलते हैं ना भोगा हुआ यथार्थ के आधार पर। क्या बोला मैंने कि भोगा हुआ यथार्थ के संदर्भ में जो चीजें आप लिखोगे वो पढ़ने में भी अच्छी लगेंगी और दूसरे तरीके से भी। तो ऐसा नहीं है, सफलता को भी बहुत से विचारकों ने डिफाइन किया है। कभी आपसे पूछ ले कि सफलता से आप क्या समझते हैं, तो एक नॉर्मल वे पे भी लिख सकते हैं कि सफलता से आप क्या समझते हैं, या किसी थिंकर ने यदि उसे डिफाइन किया है तो आप उस तरीके से भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो समग्र व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय विकास के बारे में चीजों को कवर अप करेंगे कि इससे क्या समझते हैं, और उन सारी चीजों को कवर अप करेंगे, दोनों चीजों को। समग्र व्यक्तित्व क्या कहलाता है, पहले उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। राष्ट्रीय विकास क्या कहलाता है, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। फिर दोनों के बीच में किस तरीके से संबंध बैठ सकते हैं, किस तरीके से संबंध होंगे, उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। फिर व्यक्तित्व विकास के विभिन्न घटक के बारे में हम चर्चा कर लेंगे कि क्या होती हैं, कौन सी चीजें होती हैं। फिर सफलता की अवधारणा के अंतर्गत बहुत सारी चीजें, सफलता की परिभाषा क्या होती है, सफलता में कौन कौन से गुण होते हैं। उसके बाद सफलता और असफलता, ठीक है, उन चीजों से भी। अब देखिए इसमें अवधारणा पढ़ लेंगे। फिर सफलता प्राप्त करने में कौन कौन सी बाधाएं हैं, ये अपने आप में प्रश्न है,
आप समझ रहे हैं, आपके सिलेबस में जो चीजें दी हुई हैं वो अपने आप में प्रश्न हैं और अपने आप में वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सफलता के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन, सफलता से आप क्या समझते हैं, सफलता के लिए कौन कौन से जिम्मेदार कारक होते हैं, तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें कुछ और चीजों को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन सा, इसी को जब आगे बढ़ाते हैं तो इसमें बोला गया है असफलता से सीखना, किस प्रकार से आप असफलता से सीखते हैं। कई बार नहीं, कई लोगों को, कई बड़े जो सक्सेसफुल आदमी होते हैं तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि ठीक है, आप यदि सफल नहीं हो पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनुभव तो मिलता है कि आपको कम से कम ये तो पता चलता है कि अब हमें ये नहीं करना। ठीक है, तो असफलता से क्या सीखना है उसके बारे में चीजें हम कवर अप करेंगे। इसमें क्या बोला गया है, असफलताओं का मूल्यवान अंतर्दृष्टि और निरंतर सुधार के अवसर के रूप में स्वीकार करना। तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण चीजें होंगी, असफलता क्या कहलाती है, असफलता से सीखने वाले गुण कौन कौन से हैं, उन सारी चीजों को इसके अंतर्गत कवर अप करेंगे। फिर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, तो इसमें हम समझेंगे कि भाई ये सरकारी योजना क्या कहलाती है, क्रियान्वयन क्या कहलाता है। फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रणनीतियों को क्रियान्वित करना, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित कुछ मुद्दे दिए हुए हैं। इन मुद्दों पर अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ को छोड़ दिया, कुछ को कर दिया। नागरिक बोध है तो नागरिक बोध क्या कहलाता है, नागरिक बोध की विशेषताएं क्या है, नागरिक बोध की परिभाषा क्या है, नागरिक बोध का नागरिक किस प्रकार से प्रयोग करता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करके, यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे हुए हैं उन सारे शब्दों पर विशेष रूप से हम चीजों को आगे बढ़ाते जाएंगे और उनके बारे में चीजों को बताते जाएंगे। संस्था के प्रति निष्ठा के बारे में बताएंगे। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम सबसे पहले क्या कहलाता है, इससे कौन से लाभ होते हैं, इससे अधिकार, किस प्रकार के अधिकारों की सुरक्षा की जाती है, राष्ट्र कल्याण में मतदाता जागरूकता किस प्रकार से भूमिका निभाती है। तो इस तरह से किसी भी तरीके का प्रश्न पूछा जाए, यदि कुछ निश्चित मटेरियल, कुछ निश्चित स्टडी मटेरियल आपके जेब में है, आपके पॉकेट में है, तो आप आराम से उन चीजों को लिख के आ सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, यातायात प्रबंधन, सबसे बड़ी मध्य प्रदेश में कहा जाए और इंदौर जैसे शहरों में कि भैया जिस प्रकार से स्वच्छता में इंदौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसी तरह से यातायात प्रबंधन में भी प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए कई बार प्रयास किए जा रहे हैं, तो उसके संदर्भ में भी हम डिस्कशन करेंगे। नशाखोरी की प्रवृत्ति के बारे में बताएंगे, खासकर बड़े शहर जैसे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ठीक है, ग्वालियर, यहाँ पर ये प्रवृत्तियां ज्यादा देखने को मिल रही हैं, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वो सारी चीजें, खाद्य पदार्थों में मिलावट से संबंधित बातों को, नाइट कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, मूल आधारित जीवन और विधिक जागरूकता कार्यक्रम के बारे में। यहाँ पर सीधी सी बात मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि एक शब्द को लेकर हम सारी चीजों को कवर अप करेंगे, उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा सिलेबस हो गया। मैंने सबसे शुरू में आपको बता दिया है कि हमारा कवर अप क्या रहेगा, किस तरीके से चीजों को कवर अप करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो इकाई 5 जो बिल्कुल स्पेशल है, 18 नंबर का है और बड़ा होता है और इसको करना अपने आप में एक चैलेंज होता है, काफी समय भी लेता है और इसके करने की विधियां भी सबकी अलग अलग होती हैं। हालांकि जब हम इसके पहले जो केस स्टडी आती थी उस पर मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप चाहें तो एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे तो आपको केस स्टडी से संबंधित मेरे 3 से 4 वीडियोज मिल जाएंगी, जिसमें बहुत सारी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा हम केस स्टडी की से संबंधित स्पेशल क्लासेस कुछ लेंगे, उसके बारे में चीजों को आपको बताएंगे और आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो ये रहा सारी चीजें, और इसमें ये एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो विषय वस्तु सिलेबस में दी हुई है उसी के आधार पर क्या पूछा जाएगा आपसे, केस स्टडी के बारे में पूछा जाएगा। मतलब उद्यमिता से हो सकता है केस स्टडी पूछ लें, प्रबंधन से केस स्टडी पूछ लें, व्यक्तित्व विकास से केस स्टडी पूछ लें। तो जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं उन्हीं टॉपिक से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन्हीं से संबंधित बातें की जा सकती हैं। तो ये सारी चीजें वहां पर आपको याद रखना है और चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, सामान्य रूप से सारी चीजें हम पढ़ने का, और शुरुआत करेंगे अगली क्लास से। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।